जो हम बात कर रहे थे क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर की, जो था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अपने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कैसे एक साउथ अफ्रीकन, जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर किया जाता था बाय द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ अपार्थेड वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी, कैसे उस पॉलिसी को हटाया गया, कैसे साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब हम बात करेंगे इस सेशन में अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे हमारे देश का संविधान बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बना, क्या क्या वैल्यूज़ इन्वॉल्व थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सब हम बात करेंगे इस सेशन में। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की जिसके अकॉर्डिंगली हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की, फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया जैसे कंट्री में एक संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं थी, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इतना आसान नहीं था। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं एक लाइन से। Making of a constitution for this huge and diverse population like India was not an easy affair. Explain why. कई बार ये लाइन कोट की जा सकती है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और कई बार ऊपर जैसे हमने लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इंडिया जैसा कंट्री, ह्यूज कंट्री, इतनी बड़ी जनसंख्या, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स से क्या मतलब है कि अलग अलग भाषा, जाति, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं थी। तो ना हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनकी वजह से विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा आपका आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। Constitution drafted by Motilal Nehru and other Congress leaders in 1928। अब क्या नज़र आ रहा है इससे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम इनफॉर्मली देखा जाए तो स्टार्ट बहुत पहले से ही हो चुका था। मतलब जो हमारे लीडर्स थे उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो चाहते थे कि जब हम आज़ाद हों तो हम उन बातों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर लिखें। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो ड्राफ्ट मोतीलाल नेहरू ने किया और बाकी लीडर्स ने उनके साथ मिलकर किया 1928 में, उसने एक तरह से एक इंसाइट दे दिया कि हमें कैसा संविधान अपना बनाना है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब लोग, मैंने कहा ना कि सिचुएशंस बड़ी डिफ़िकल्ट थी उस समय जब हम कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट हुआ। पीपल ऑफ इंडिया दे वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट कौन होते हैं? जो गुलाम होते हैं। और अब आज़ाद होने के बाद वो क्या बन गए? नागरिक बन गए, सिटीजन्स बन गए। अब ऐसे सिचुएशन में ऐसी कंट्री के लिए जो लोग अभी भी आज़ाद हुए उनके लिए संविधान बनाना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। और इसके अलावा कंट्री का एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस क्या था? पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के ऊपर, धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया, हिंदू और मुसलमान। इसलिए चाहते थे कि देश में यूनिटी हो, और इसलिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम की जाए जिसकी वजह से हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सबको इंक्लूड कर सकें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ इस संविधान में हो, कोई ऐसा ना फील करे कि हम लेफ्ट आउट हैं या हमें इस संविधान में छोड़ दिया गया, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। एक और समस्या थी उस समय, जो प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी? आपको बता दें कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था। 2 पार्ट्स थे इंडिया के। एक था अंडर ब्रिटिश रूल और दूसरा था अंडर प्रिंसली रूलर्स। सो आज़ाद होने के बाद इन प्रिंसली रूलर्स को एक चॉइस मिली थी कि आप जिसके मर्जी साथ चाहें ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन आइदर ज्वाइन विद इंडियन यूनियन और विद पाकिस्तान, ठीक है। तो उस समय इन प्रिंसली रूलर्स को अपने साथ मिलाना इनकी प्रॉब्लम भी थी।
तो उनको किस तरीके से इंडिया में मर्ज किया गया आसान नहीं था। आपको बता दें सरदार पटेल के कामों की वजह से, जो उस समय के होम मिनिस्टर उस समय के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो इंडिया के साथ मर्ज हुई थी। प्रॉब्लम थी कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स के साथ, जो कि जिनके पॉपुलेशन हिंदू थी बट रूलर मुस्लिम थे। सो इस तरीके से ऐसी समस्याएं कई सामने आई, जैसे कि कश्मीर का एक इशू था, जूनागढ़ का एक इशू था, ठीक है। तो इन सब समस्याओं को दूर करके मैक्सिमम जो स्टेट्स थी उनको इंडिया के साथ मर्ज किया गया। रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट दे वर फ्री टू डिसाइड, अभी मैंने आपसे कहा ना कि उनको चॉइस दी गई थी कि चाहे तो वो मर्ज हो जाए इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में संविधान बनाना आसान नहीं था। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर एंशियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा। आसान नहीं था इतने ऐसे देश के लिए संविधान का निर्माण करना, इन सिचुएशंस में संविधान बनाना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट स्टिल इट वाज मेड। अब हम बात करते हैं पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने जैसे आपको बताया था ना कि संविधान हमारा जब बना, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 1949 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन उसको लागू हम 1950 में किया, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि संविधान जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे तभी से जो हमारे लीडर्स थे वो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स को बड़े फेवर करते थे, उनको चाहते थे कि वो प्रिंसिपल्स या वो वैल्यूज़ या वो फीचर्स हमारे संविधान का हिस्सा बने जब हम आज़ाद हों। हमारा संविधान कैसा होना चाहिए उसकी कल्पना उन्होंने बहुत पहले से ही करने शुरू कर दी थी। तो हम वही बात कर रहे हैं पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस लीडर्स इन 1928 और द रेजोल्यूशन ऑफ 1931 फॉर्म्ड दी बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैसा संविधान हमारा आज़ादी के बाद होना चाहिए उसकी परिकल्पना वो बहुत पहले ही कर चुके थे, ठीक है। इंडियंस को एक तरह से फ़ायदा हुआ जब इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज काउंसिल्स का हिस्सा इंडियंस होते थे। चाहे उन इंडियंस को उस गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इतनी बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपने ओपिनियन देने की इतनी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई बात सुनता ही नहीं था। वो सिर्फ जाते थे मीटिंग्स के अंदर, चाय पार्टीज एंजॉय करते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन उन गवर्नमेंट में रह करके, उनके साथ, उनको देख करके वो किस तरीके से काम करते हैं, तो एक तरह से इंडियंस को एक ट्रेनिंग मिल गई थी कि जब हम आज़ाद होंगे, हमारा संविधान बनेगा, हमें अपना देश कैसे चलाना है। तो उसके बारे में इन्हें काफ़ी हद तक समझ में आ चुका था जब वो इन ब्रिटिश काउंसिल्स के हिस्सा बने हुए थे। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, फेमिलियरिटी विद colonial political institutions which helped a lot, especially the Government of India Act 1935, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था कि फेडरल सिस्टम बनाएंगे हम, कंट्री का इक्वल राइट्स देंगे अपने लोगों को, ठीक है। उसके अलावा हम इंस्पायर्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रेरणा हमने जो ली थी वो ली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ ऐसे आइडियाज जैसे कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये हमने आइडियाज़ कहाँ से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। अपने देश की आज़ादी के लिए हमने इन आइडियाज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी। और बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, जब संविधान हमें बनाना था, हम इनसे बड़ी प्रेरणा मिली थी कि जैसे राइट्स यूएसए में दिए हुए अपने देश के अंदर लोगों को, वैसे ही हम भी अपने देश में राइट्स देंगे। हमने कॉपी नहीं किया था किसी भी इस देश के संविधान को, हमने कहा हमने प्रेरणा ली थी, क्योंकि अगर हम कॉपी करते तो हम उसको एज इट इज़ अपने देश में के संविधान में उसको शामिल कर लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उनसे इंस्पिरेशन ली, उनसे प्रेरणा ली और उन चीज़ों को अपने कंट्री की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंज करके उसे अपने संविधान में शामिल किया था। और ऐसे ही था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया के अंदर, उसने भी हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इंस्पायर किया था, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा संविधान बनाया गया, तो हमने कई देशों के संविधानों को पहले स्टडी किया, उनको पढ़ा, और जहाँ जहाँ जो चीज़ हमें अच्छी लगी हमने उसको कॉपी नहीं करा, एज इट इज अपने संविधान के अंदर नहीं लिख लिया, बल्कि हमने उसको लिया तो ज़रूर, लेकिन उसके अंदर अपने देश के अकॉर्डिंगली कुछ बदलाव करके उसको शामिल किया अपने देश के अंदर, देश के संविधान के अंदर। आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर
लोगों की पिक्चर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पर हैं राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? ये थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या होती है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बॉडी whose task is to frame the कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये वो बॉडी जिसका काम था देश के लिए संविधान को बनाना, और ये संविधान बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंटशिप में, उनके नेतृत्व में। ठीक है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. जैसे यहाँ पे लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी मैंने बता ही दिया ऊपर आपको, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर। क्वेश्चन मैं बार बार इस वजह से लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, दैट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 1946 में बनाई गई। अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के लिए अलग बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसलिए जितने भी मुस्लिम मेंबर थे जो पाकिस्तान की डिमांड कर उनके फेवर में थे, वो उस असेंबली में से निकल गया, और फिर नंबर कितना रह गया असेंबली के मेंबर्स का? 299, जिन्होंने फाइनली डॉक्यूमेंट तैयार किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने फाइनली बन के तैयार था, बिल्कुल अडॉप्ट हम कर चुके थे, लेकिन उसको इफेक्ट में हम लाए 2 महीने के बाद। 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली लागू किया गया, और इस दिन को ही 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? अपना रिपब्लिक डे। एक बात बताइए, 2 महीने की क्या जरूरत थी वेट करने की? जब संविधान बन के 26 नवंबर को तैयार है, तो फिर क्या जरूरत थी 2 महीने वेट करने की? जरूरत थी वो इसलिए क्योंकि हम ये 26 जनवरी की जो डेट थी, हम इसे हमेशा याद रखना चाहते थे, क्योंकि इस दिन की हमारे हिस्ट्री के अंदर, हमारे पास में बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंस क्यों है। 1929 के लाहौर सेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में था, उनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था सेशन, उस सेशन में इन्होंने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो उसी दौरान इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अगले साल मतलब 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। रावी नदी के किनारे अपना झंडा फहराएंगे। ठीक है। और इस तरीके से वो दिन था 26 जनवरी का 1930 को था, लेकिन अब हमारा आज़ादी तो हमें मतलब 15 अगस्त को मिली, अब दिन हम कैसे याद रखें? तो इसीलिए जब संविधान बन के तैयार हुआ तो हमने कहा 2 महीने इंतज़ार करना ठीक है, क्योंकि ये दिन इतिहास में हमेशा अंकित हो जाएगा, हमेशा हम इसे याद रखेंगे, तभी ये दिन चुना गया। ठीक है। और एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट कैसे था? इसका एक्चुअली काम क्या था? इसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, उस संविधान के अंदर कुछ
एडिशंस किए गए थे और कुछ चीज़ें डिलीट भी की गई थी, कि जो ठीक बातें थी उनको रखा गया, कुछ नई बातें उन्होंने और ऐड कर दी, और कुछ लगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है उसे हटा भी दिया गया था, और फिर उन्होंने एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था। और ये जो सारा काम था ये हुआ था किसके चेयरमैनशिप में? कौन चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के। आप देख रहे हैं कुछ ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम है, उसमें लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब बात करते हैं रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि क्या क्या रीजंस थे। क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट वर द रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों हमने उसको एक्सेप्ट किया? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ब्रॉड कंसेंसस का रिफ्लेक्शन था लोगों का, इंडिया एज अ होल। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप की बात को सुन करके संविधान बना रहे, नहीं, इस संविधान के अंदर पूरे देश की जनता का कंसेंसस, उनकी रजामंदी, उनकी आम राय शामिल थी। नो क्वेश्चनिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंश्योर किया कि फेयर रिप्रेजेंटेशन रहेगा हर रीजन का इंडिया के। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कंसेंसस था, आम राय शामिल थी। जितने भी अलग अलग भाषा, जाति, धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, उन सब की डिमांड्स, उनकी एस्पिरेशंस को इस संविधान में उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया था इस असेंबली के अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े ओपन और बड़े कंसेंशुअल तरीके से सबकी रजामंदी, सबकी राय जान करके काम किया। जितनी भी उन्होंने डिस्कशंस की, डिबेट की, तब जाकर के फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो भी उन्होंने जितनी भी बातें उस समय डिस्कशंस के अंदर की, उन सब को उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर उसे आज प्रिजर्व किया गया है, जिसको कि हम एज फ्यूचर रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। 11 बल्कि वॉल्यूम्स हैं। जितनी भी डिस्कशंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के दौरान, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है, और आम जनता को पता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस किस बारे में या क्या क्या चीज़ें संविधान में लिख रहे थे। और उन्हें कैसे पता चला? प्रेस के माध्यम से, प्रेस के जरिए हर चीज़ लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.